हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कोड जनरेशन यूजिंग लेबलिंग एल्गोरिथम, या इसको ऑप्टिमल कोड जनरेशन भी कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है जनरेट कोड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग लेबलिंग एल्गोरिथम। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसके लिए हमें कोड जनरेट करना है। तो जब हम लोग कोड जनरेशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग लेबलिंग एल्गोरिथम, तो ये दो स्टेप में काम करता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाना है। फिर उसके लिए उस पर हम लोग लेबलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने लगने वाले हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेबलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। एक बार हमने नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग उस डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को ट्रैवर्स करेंगे और हर एक नोड के लिए क्या करेंगे, कोड जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेबलिंग एल्गोरिथम फॉर कोड जनरेशन भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और फिर इस एक्सप्रेशन के लिए कोड भी जनरेट करेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखना है। तो 3 एड्रेस कोड कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है ये परफॉर्म होगा, दैट इज T1 इक्वल्स टू A प्लस बी परफॉर्म होगा। ठीक है, फिर C प्लस डी परफॉर्म होगा यहाँ पे, तो T2 इक्वल्स टू C प्लस डी परफॉर्म होगा। फिर E माइनस T2 परफॉर्म होगा, तो लिखते हैं T3 इक्वल्स टू E माइनस T2। देन हमें T1 माइनस क्या परफॉर्म करना है, T3 परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं X इक्वल्स टू T1 माइनस T3। तो ये तो बन गया आपका 3 एड्रेस कोड। इसके लिए हम लोग बनाते हैं डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो ये आपका T1 नोड है, T1 नोड, यहाँ पे आपका प्लस आएगा ऑपरेशन। लेफ्ट चाइल्ड जो है इसका A है, राइट चाइल्ड है B। देन नेक्स्ट नोड कौन सा है, T2। यहाँ पे C प्लस डी परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे मैं T2 नोड लेता हूँ, ये जहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं। ठीक है, ये C होगा उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और ये D होगा उसका राइट मोस्ट चाइल्ड। ओके, देन देखिए E माइनस T2 करना है, तो यहाँ पे एक नोड ले लेते हैं हम लोग E, और यहाँ पे माइनस करेंगे, E माइनस T2 हो जाएगा यहाँ पे, E माइनस T2। ओके, और ये जो नोड बनेगा ये आपका है T3 नोड। और फाइनली हमें क्या करना है, X इक्वल्स टू T माइनस T3 करना है। तो यहाँ पे माइनस नोड ले लेता हूँ और उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बनेगा T1, राइट मोस्ट चाइल्ड बनेगा T3, और ये नोड कौन सा है, X नोड है। तो हमने डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके लिए हम लोग लेबल्स अटैच करेंगे। तो जब हम लोग लेबल्स अटैच करते हैं तो हमें लेबलिंग एल्गोरिथम यूज़ करना है। तो लेबलिंग एल्गोरिथम में क्या होगा, इसका लेबल 1 रहेगा क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड होने के कारण। इसका लेबल 0 रहेगा, अभी इसका 1 है और इसका 0 है, तो इसके पेरेंट का लेबल क्या बनेगा, 1 बनेगा। जो मैक्स है वो बनेगा, मैक्स मतलब यहाँ पे 1 है। वैसे यहाँ पे देखिए ये लीफ नोड है, लेफ्ट मोस्ट होने के कारण इसका लेबल 1 लेना है हमें, इसका लेबल लेना है 0। ठीक है, आप लेबलिंग एल्गोरिथम का वीडियो देख लीजिए एक बार, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी। फिर T2 का लेबल बनेगा 1 और E का लेबल क्या बनेगा, 1 बनेगा क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है। उस हिसाब से T3 का लेबल 2 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों का लेबल सेम है, दोनों चाइल्ड का लेबल, तो उस केस में हमें +1 करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है तो जो भी लेबल है उसको +1 करना है, तो यहाँ पे 2 बनेगा। और देखिए यहाँ पे इसके ये X नोड के 2 चाइल्ड हैं, T1 और T3, इसमें से मैक्स लेबल कौन सा है, 2। इसका मतलब है कि हमें इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम 2 रजिस्टर लगने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप कितने भी यूज़ कर सकते हो, मिनिमम 2 रजिस्टर लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्री दिख रहा है आपको, इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे
और हर एक नोड के लिए क्या करेंगे, कोड जनरेट करते जाएंगे। फाइन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसीजर यूज़ करेंगे। उस प्रोसीजर का नाम है जेन कोड, और इस प्रोसीजर को हम लोग नोड पास करेंगे। ठीक है, जैसे आपका नोड है ए, तो ये जेन कोड ए के लिए भी जेन कोड कॉल करेंगे, फिर T1 के लिए जेन कोड कॉल करेंगे, T3 के लिए कॉल करेंगे, T2 के लिए कॉल करेंगे, C के लिए कॉल करेंगे, X के लिए कॉल करेंगे। इस प्रकार से ये प्रोसीजर हमें कॉल करनी है, और मैं बताऊंगा कि ये प्रोसीजर कैसे वर्क करती है। जब हम लोग ये प्रोसीजर कॉल करते हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैक मेंटेन करते हैं जिसको कहा जाता है आर स्टैक। उसके अलावा और एक स्टैक मेंटेन करते हैं जिसको कहा जाता है टी स्टैक। अभी ये आर स्टैक और टी स्टैक क्या है, ये आपका रजिस्टर का स्टैक है। तो सपोज आपके पास में कुछ रजिस्टर्स है, तो आप उसका स्टैक मेंटेन करोगे। तो सबसे टॉप मोस्ट पे सपोज R0 है, उसके नीचे R1 है, उसके नीचे क्या है R2 है। सपोज आपके पास 3 रजिस्टर है, तो R2 बॉटम में रहेगा, उसके ऊपर R1 रहेगा, और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रहेगा, R0 रजिस्टर रहेगा। उसी प्रकार से टी स्टैक मतलब क्या है, इट इज़ द स्टैक ऑफ टेम्पररी लोकेशंस। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ लोकेशंस है, लेट्स से T3, T2, T1, T0, इस प्रकार से हम लोग टेम्पररी लोकेशन का स्टैक भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे टी स्टैक। और एक वेरिएबल है जिसका नाम है आर। आर मतलब होता है नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर इन स्टैक। ठीक है, स्टैक में जितने भी रजिस्टर है उसका काउंट हम लोग आर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, स्टैक में 3 रजिस्टर है, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी, इस केस में 3 बनेगी। अगर आपके स्टैक में 4 रजिस्टर है, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगी। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके लिए कोड जनरेट कर पाएंगे। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म की है, जो है अप्लाइंग लेबलिंग एल्गोरिथम टू फाइंड नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो हमने देखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर 2 लगने वाले हैं। सेकंड स्टेप क्या है, ट्री ट्रैवर्सिंग। इस ट्री को ट्रैवर्स करो और कोड जनरेट करो। तो अभी देखते हैं कि ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इसमें अलग अलग केसेस हैं, और हर एक नोड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जेन कोड को कॉल करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड के लिए जेन कोड कॉल करेंगे। सिर्फ जो राइट मोस्ट लीफ नोड है ना, उसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, उसके लिए जेन कोड कॉल नहीं करेंगे। जैसे ये नोड दिख रहा है आपको और ये नोड दिख रहा है, कौन सा नोड, राइट मोस्ट लीफ नोड। ठीक है, 2 चिल्ड्रन रहने वाले हैं, एक लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन रहेगा, एक राइट मोस्ट चिल्ड्रन रहेगा। उसमें से हम लोग राइट मोस्ट लीफ नोड के लिए क्या नहीं करेंगे, जेन कोड को कॉल नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको। फाइन। तो फिर बचे क्या, तो सबसे पहली केस है केस 0, जो कहती है कि अगर लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है तो क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है तो क्या करना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ये नोड जो है, ए नाम का नोड, ये लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है। ई नाम का नोड भी क्या है, लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है, उसके पेरेंट का, बराबर। तो इसके लिए क्या करना है, ये हम लोग केस 0 में डिस्कस करेंगे, बराबर। और सपोज एज्यूम करो कि आपका नोड जो है वो पेरेंट नोड है या इंटीरियर नोड है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये इंटीरियर नोड है, ये T2 इंटीरियर नोड है, T3 इंटीरियर नोड है, और X क्या है, इंटीरियर नोड है। और इनके 2 चिल्ड्रन हैं, बराबर। इसके 2 चिल्ड्रन है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है। ये इंटीरियर नोड के केस में क्या करना है, तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ एन इज इंटीरियर नोड विथ चिल्ड्रन N1 N2। ठीक है, सपोज एज्यूम करो एन एक नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन है, N1 है जो कि लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन है, और एक है N2 जो कि राइट मोस्ट चिल्ड्रन है, बराबर। जैसे इस केस में देखिए T1 के 2 चिल्ड्रन है, A है और B है।
ए जो है लेफ्ट मोस्ट है, बी क्या है राइट मोस्ट है। फाइन। तो इस केस में क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। केस 1 बनेगी इसके लिए 4 केसेस बनेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फाइन। तो पहली केस ऐसे हो सकती है कि आपके N1 को चिल्ड्रन है, N1 को क्या है चिल्ड्रन है, बराबर है, पर N2 का लेबल क्या है 0 है। क्यों N2 का लेबल 0 है? क्योंकि इसके चिल्ड्रन नहीं है। और हमने देखा है कि राइट मोस्ट चाइल्ड है, राइट मोस्ट लीफ नोड है, तो उसका लेबल क्या रहता है 0 रहता है, तो उसके कारण इसका लेबल क्या है 0 है। तो इस केस में क्या करना है वो हम लोग देखेंगे कि लेबल ऑफ N2 इज 0 है, तो उस केस में क्या करना है तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उस केस में हम लोग N का कोड कैसे जनरेट करेंगे, बराबर। केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, इंटीरियर नोड ही है विथ 2 चिल्ड्रन N1 एंड N2, बराबर। तो एक N के लिए जेन कोड कैसे कॉल करेंगे, उसके 2 चिल्ड्रन है, N1 है N2 है, और दोनों को चिल्ड्रन है, बराबर है, मतलब दोनों को क्या है यहाँ पे चिल्ड्रन है, कोई भी लीफ नोड नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो N1 का लेबल है, N1 का लेबल है और जो N2 का लेबल है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि लेबल ऑफ N1 इज 1 एंड लेबल ऑफ N2 इज 2, तो यहाँ पे क्या है लेबल ऑफ N2 इज ग्रेटर देन लेबल ऑफ N1। ठीक है, इस केस में क्या करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेबल ऑफ N1 और लेबल ऑफ N2 ऑब्जर्व करके अगर लेबल ऑफ N2 इज ग्रेटर देन लेबल ऑफ N1 है तो क्या करना है वो देखेंगे। केस 3 इसका उल्टा कि लेबल ऑफ N2 इज लेस देन इक्वल्स टू लेबल ऑफ N1 है, तो क्या करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस 3 में। और ये जो दोनों केसेस दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों केसेस में हमें ये देखना है कि जो लेस लेबल है, जो छोटा लेबल है, जैसे यहाँ पे लेबल N1 क्या है छोटा है, तो N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए R से लेस होनी चाहिए। और वैसे ही यहाँ पे देखो N2 की वैल्यू छोटी है, तो उस केस में हम लोग ये भी देखेंगे साथ में कि N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए R से लेस होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए हमारे, क्या है कि लेबल ऑफ N2 इज ग्रेटर देन लेबल ऑफ N1 और N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए R से लेस होनी चाहिए, और लेबल ऑफ N2 इज लेस देन इक्वल्स टू लेबल ऑफ N1। इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है N2, और N2 की वैल्यू किससे भी लेस होनी चाहिए R से लेस होनी चाहिए। अब ये R क्या है, तो R ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ नंबर ऑफ रजिस्टर प्रेजेंट इन स्टैक। ठीक है, रजिस्टर का काउंट कितने रजिस्टर्स स्टैक में प्रेजेंट है वो मतलब क्या होता है R होता है, बराबर है। फाइन। और लास्ट केस है केस 4, और ये केस कहती है कि लेबल ऑफ N1 इज ग्रेटर देन R as well as लेबल ऑफ N2 इज ग्रेटर देन R। तो हमारे पास में नंबर ऑफ रजिस्टर सपोज 2 ही है, बट लेबल जो है 2 से बड़ा है, 3 है 4 है, और ये दोनों नोड का, दोनों जो लेफ्ट मोस्ट नोड है या राइट मोस्ट नोड है, ये दोनों नोड का लेबल क्या है R से बड़ा है, तो उस केस में क्या करना है, ये हमारी हो गई चौथी केस। ठीक है, तो ये 1 बाय हम लोग ये केसेस डिस्कस करते हैं, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। तो अभी हम लोग जेन कोड एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। जेन कोड एल्गोरिथम हर एक केस के लिए कैसे काम करेगा। तो सपोज केस 0 है, केस 0 हमने देखा है तब वर्क करती है जब आपका नोड जो है वो लीफ नोड है, साथ में वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है इसके पेरेंट्स का। फॉर एग्जांपल ये एक नोड है जो केस 0 में बैठेगा, ये एक नोड है जो केस 0 में बैठेगा, केस 0, और ये एक नोड है ये वाला, ये केस 0 में बैठेगा। और कोई नोड है क्या जो केस 0 में बैठेगा, ये नोड भी है जो केस 0 में बैठेगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट नोड है उसके पेरेंट का,
साथ में लीफ नोड भी है। तो ये 3 नोड ऐसे हैं इस ट्री में जो केस 0 में बैठेंगे, ठीक है। तो ये लीफ नोड भी है, साथ में वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी है उसके पेरेंट के। तो उस केस में हमें सिंपली क्या कोड जनरेट करना है, हमें ये कोड जनरेट करना है, मूव करना है एन की वैल्यू कहाँ पे मूव करना है, रजिस्टर में, ठीक है। तो ये रजिस्टर मैंने क्या लिखा है, आर स्टैक टॉप। तो आपको पता है आर स्टैक मतलब क्या होता है, ये स्टैक होता है जिसमें आप रजिस्टर को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो ये आर स्टैक है ये, और इसका टॉप क्या है आपका R0, जो भी टॉप रजिस्टर होगा इस केस में R0 है। तो इसका मतलब क्या है कि एन को कहाँ पे मूव कराओ, R0। फाइन। जैसे इसके लिए कोड जनरेट करेंगे तो इसके लिए कोड कैसे जनरेट होगा, मूव A, R0 ऐसे जनरेट होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मूव C, R0 ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। कब जनरेट होगा, जब हम लोग जेन कोड को कॉल करेंगे तब। वैसे इसके लिए भी वैसे ही जनरेट होगा, मूव E, R0 ऐसे जनरेट होगा, बराबर है। उस नोड के कंटेंट को कहाँ पे लेके जाओ, टॉप रजिस्टर में लेके जाओ, ठीक है। स्टैक के टॉप में जो रजिस्टर है वहाँ पे लेके जाओ, बराबर है। तो सिंपल ऐसा एक कोड क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा। किस केस में, अगर वो लीफ नोड है और लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है। तो दूसरी केस देखते हैं। दूसरी केस क्या है कि इंटीरियर नोड के लिए है, ठीक है। आपको पता है केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 किसके लिए है, इंटीरियर नोड के लिए है, जिसके 2 चाइल्ड रहने वाले हैं, ठीक है, N1 और N2। तो सपोज एज्यूम करो कि आपका एक इंटीरियर नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं N1 और N2, और N2 का लेवल क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केस 1 में हमारा कौन सा नोड बैठेगा, केस 1 में देखो हमारा ये नोड बैठेगा, कौन सा, ये वाला T1 नोड केस 1 में बैठेगा। साथ में ही T2 नोड भी बैठेगा केस 1 में। क्यों, क्योंकि देखो ये इंटीरियर नोड है T1 जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, और उसमें से जो राइट मोस्ट चिल्ड्रन है वो उसका लेवल क्या है, 0 है। यहाँ पे भी देखिए T2 इंटीरियर नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, और राइट मोस्ट चिल्ड्रन का लेवल क्या है, 0 है। तो हमने बोला है कि लेवल ऑफ N2 मतलब है आपका राइट मोस्ट चिल्ड्रन, क्या होना चाहिए, 0 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जेन कोड N1 को कॉल करेंगे, ठीक है। अभी जेन कोड N1 मतलब क्या है, यहाँ पे N1 मतलब क्या है, A, बराबर है। क्या कॉल होगा, जेन कोड A के लिए कॉल होगा, बराबर। और उसके साथ में हम लोग ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, ऑप लिखना है आपको। ऑपरेटर क्या है, तो यहाँ पे ऑपरेटर देखो क्या है, प्लस। प्लस मतलब होता है ऐड, बराबर है, ऐड। और यहाँ पे क्या होगा, N2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, यहाँ पे B है, और B को किसके साथ में ऐड करना है, आर स्टैक टॉप पे। तो आर स्टैक टॉप की वैल्यू क्या है, R0, बराबर है। ये आर स्टैक है आपका, और इसका टॉप रजिस्टर कौन सा है, R0। तो B की वैल्यू किसके साथ ऐड होगी, R0 के साथ, बराबर है। इस केस में कि B की वैल्यू किसके साथ होगी, ऐड होगी R0। और आपको पता है R0 में क्या है, तो ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हमने जनरेट किया है ना। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि A की वैल्यू कहाँ लेके जाओ, R0 में। इसका मतलब आपका A R0 में प्रेजेंट है, और आप क्या कर रहे हो, B को R0 के साथ ऐड कर रहे हो। तो आपका रिजल्ट कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अभी R0 के साथ में। समझ में आया, ठीक है। तो हमने जब जेन कोड A कॉल किया तो जेन कोड A क्या करेगा, हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा, और बाद में ये वाला एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास में सपोज इतना ही ट्री रहा रहता, मैं ड्रॉ करता हूँ अलग से। सपोज हमारे पास में सिर्फ इतना ही ट्री रहा रहता, T1, यहाँ पे A और यहाँ पे B, और हमने बोला रहता कि इसके लिए कोड जनरेट करो यूजिंग लेबलिंग एल्गोरिथम। तो क्या कोड जनरेट हुआ रहता, पहले हमने जेन कोड A को कॉल किया रहता, जिसने हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन जनरेट करके दिया रहता। कौन सा इंस्ट्रक्शन है, मूव A, R0। और उसके बाद में ये दूसरा इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ रहता। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, A, B, R0, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट रहा रहता तो, ठीक है। बट हमारे पास में बाकी का ट्री अभी भी बचा हुआ है, फाइन।
और एक बात इंपॉर्टेंट, ये जेन कोड क्या करता है, रिकर्सिवली खुद को कॉल करता है, ठीक है। रिकर्शन आपको पता है, कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। तो ये जेन कोड क्या करता है, बार बार अपने खुद को कॉल करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, जेन कोड को T1 के लिए कॉल किया। जब जेन कोड को T1 के लिए कॉल किया तो T1 ने क्या किया, ए के लिए फिर से जेन कोड को कॉल किया है, बराबर है। जेन कोड को T1 के लिए जब कॉल किया तो इसके अंदर में क्या हुआ है, फिर से हमने जेन कोड को कॉल किया है ए के लिए। इस प्रकार से रिकर्सिवली क्या करता है, कॉल करते रहता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग केस 2, केस 3 और केस 4 डिस्कस करते हैं। वैसे केस 4 जो है इस डायग्राम में अप्लाई नहीं होने वाला है, इस प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं होने वाला है, केस 3 तक ही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अभी देखते हैं केस 2। केस 2 कब अप्लाई होगी, जब लेबल ऑफ N2 इज ग्रेटर देन लेबल ऑफ N1, ठीक है। तो अगर कोई नोड है N, उसके 2 चिल्ड्रन हैं N1 और N2, और जो N2 का लेबल है वो क्या है, N1 से ग्रेटर है, तो हम लोग ये केस 2 परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखो केस 2 कहाँ पे लागू होगा, तो यहाँ पे x के केस में देखिए, x के 2 चिल्ड्रन है T1 T3, और जो राइट मोस्ट चिल्ड्रन है T3 उसका लेबल क्या है, बड़ा है लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन से, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड से, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा केस अप्लाई होगा, केस 2 अप्लाई होगा। साथ में हमें ये भी कंडीशन देखना है कि लेबल ऑफ N1 इज लेस देन R, ठीक है। जो भी रजिस्टर्स अवेलेबल है उससे छोटा होना चाहिए। तो लेबल ऑफ N1 देखिए, T1 का लेबल अगर आप देखोगे, और R की वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है यहाँ पे 2, क्योंकि हमने देखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर कितने लगने वाले हैं, 2, बराबर है। तो R की वैल्यू 2 है, एंड लेबल ऑफ N1 देखो, लेबल ऑफ T1 कितना है यहाँ पे, लेस देन 2 है, बराबर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे केस 2 वर्क करेगा। तो हम लोग जेन कोड जो है X के लिए कॉल कर सकते हैं। तो जब हम लोग जेन कोड X के लिए कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो R स्टैक में टॉप के 2 रजिस्टर है उसको क्या करना है, स्वैप करना है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे है हमारे पास में R0 और R1, तो यहाँ पे स्वैप करेंगे तो टॉप पे आ जाएगा यहाँ पे R1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा R0, फाइन। ये कब करना है, जब लेबल ऑफ राइट मोस्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन लेबल ऑफ लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, तब हमें स्वैप करना है, टॉप के 2 रजिस्टर को एक्सचेंज करना है, बराबर है। तो सपोज आपके स्टैक में 4 रजिस्टर है, तो टॉप के 2 ही रजिस्टर को क्या करना है, स्वैप करना है, बाकी के रजिस्टर को हाथ नहीं लगाना है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ये प्रोसीजर कॉल करेंगे N2 नोड के लिए, जेन कोड N2 के लिए कॉल करेंगे। मतलब इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो जेन कोड T3 के लिए कॉल किया जाएगा, बराबर है। N2 मतलब है राइट मोस्ट। और एक बार जेन कोड कॉल करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप का रजिस्टर है R स्टैक में टॉप का रजिस्टर देखो कौन सा है, R1 है, R1 को क्या करेंगे, हम लोग पॉप करेंगे, ठीक है। जब मैंने बोला है R स्टैक को पॉप करो तो ऑब्वियसली क्या पॉप होगा, जो टॉप का रजिस्टर है वो पॉप होगा। तो आपका R1 जो है यहाँ पे पॉप हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और पॉप होने के बाद में वो यहाँ पे R को असाइन हो जाएगा, ठीक है। असाइन हो जाएगा मतलब उसको हम लोग फिलहाल R बोल रहे हैं, तो R1 यहाँ से नहीं रहेगा, आपके स्टैक में क्या नहीं रहेगा, R1 नहीं रहेगा, सिर्फ R0 रहेगा। फिर देखो, फिर हम लोग जेन कोड कॉल कर रहे हैं N1 के लिए, ठीक है। N1 मतलब आपका क्या है, T1, तो T1 के लिए फिर जेन कोड क्या करो, कॉल करो। तो जो जिसका लेवल बड़ा रहता ना उसके लिए पहले जेन कोड कॉल करना है, फिर उसका रिजल्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस केस में R1 में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से R1 हटा रहा हूँ स्टैक से, ताकि N1 के लिए जेन कोड कॉल करूँ, और N1 का जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, अभी R0 में आ जाएगा, बराबर है। तो N2 का रिजल्ट आपका R1 में आ जाएगा, इसलिए R1 हटाना जरूरी है। और फिर जो जेन कोड N1 को कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, R0 में, फाइन। तो इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट R0 में आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा R1 में, इसलिए तो हमने स्वैप किया, बराबर। और बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करो, जनरेट करो। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ऑफ R, R स्टैक टॉप, बराबर है। तो ऑफ क्या है हमारे पास में यहाँ पे, सबट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट, बराबर। ऑपरेशन पर आर की वैल्यू आपको पता क्या है, R1 है। जो हमने पॉप किया है वो क्या है आपका R है, तो पॉप क्या किया हमने R1, तो यहाँ पे आएगा R1 कॉमा आर स्टैक टॉप। अभी आर स्टैक टॉप में क्या अवेलेबल है, R0, तो यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो हर एक जब जब हम लोग जेन कोड कॉल कर रहे हैं ना, तो इंस्ट्रक्शन एक ही जनरेट हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके अंडर में मैंने 2 बार जेन कोड कॉल किया है और साथ में एक इंस्ट्रक्शन जनरेट किया है। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा ये मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा, ये मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा, और विद इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक हम लोग एक इंस्ट्रक्शन जनरेट कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि मैंने बोला है ना जेन कोड को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकर्सिवली कॉल करने वाले हैं। और फाइनली ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आर को कहाँ पे पुश करेंगे, आर स्टैक में। तो आर मतलब क्या आपका R1 को कहाँ पे पुश करो, आर स्टैक में। तो यहाँ पे देखो अभी दोनों रजिस्टर आ गए इस स्टेटमेंट में, स्टैक में आ गए दोनों रजिस्टर। और बाद में क्या करना है, फिर से हमें दोनों रजिस्टर को स्वैप करना है। तो स्वैप करेंगे तो टॉप पे आपका R0 आ जाएगा, बराबर है। टॉप पे आपका क्या आ जाएगा, R0 जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आएगा, बॉटम में R1 आएगा, बराबर। तो जब आपका लेबल N2 का लेबल N1 के लेबल से बड़ा रहेगा तो आपको क्या करना है, पहले दोनों रजिस्टर को स्वैप करना है, टॉप के 2 रजिस्टर को, और एट द एंड भी उसको स्वैप करना है ताकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। और बड़ा लेबल का जो नोड है उसके लिए पहले जेन कोड कॉल करना है, बाद में छोटे नोड के लिए भी जेन कोड कॉल करना है, बराबर है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस 3। हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 क्या कहता है कि लेबल ऑफ N2 इज लेस देन इक्वल्स टू लेबल ऑफ N1, ठीक है। अगर N एक नोड है, पेरेंट नोड, जिसके 2 चिल्ड्रन हैं N1 और N2, और N2 का लेबल जो है N1 से ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है। इस केस में हम लोग केस 3 यूज करना है। साथ में हमें और एक कंडीशन देखना है कि जो छोटा लेबल है वो R से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा लेबल मतलब है N2, ठीक है। लेबल ऑफ N2 क्या होना चाहिए, R से लेस होना चाहिए। तो अगर हम लोग केस 3 की बात करते हैं तो केस 3 कहाँ पे अप्लाई होगा, तो केस 3 देखो इस नोड का अप्लाई होगा, ये नोड है आपका, यहाँ पे अप्लाई होगा केस 3, बराबर है। तो बाकी सभी नोड के लिए हमने केस लिख चुके हैं, सिर्फ यही बचा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों का लेवल सेम है, तो सेम है तो भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, या अगर इसका लेवल बड़ा रहता लेफ्ट चाइल्ड का तो भी हम लोग क्या कर पा रहे थे, केस 3 को यूज़ कर पा रहे थे। पर यहाँ पे सेम है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे केस 3 अप्लाई कर पाएंगे हम लोग T3 नोड को। देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करने की जरूरत नहीं है, इस केस में स्वैप नहीं करना है। स्वैप कब करना है, जब राइट चाइल्ड का लेवल बड़ा है। तो लेफ्ट चाइल्ड का लेवल बड़ा है या इक्वल है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली बड़ा जो लेवल है उस नोड के लिए कोड जनरेट करेंगे या जेन कोड को कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोला, जेन कोड N1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जेन कोड N1 करने के बाद स्टैक का जो टॉप है उसको पॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखो R0 में जो है, R0 जो है वो टॉप पोजीशन पे, इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉप करेंगे, और इसको मैं कहूँगा R फिलहाल के लिए, बराबर। तो जो भी है R0 को पॉप करके R1 में कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जेन कोड N2 के लिए कॉल किया। N2 मतलब है इस केस में T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जेन कोड को कॉल करेंगे। और जब हम लोग T2 के लिए जेन कोड को कॉल करते तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली कहाँ पे आ जाएगा, R1 में आएगा, बराबर। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, R0 को पहले पॉप करके रख रहे हैं ताकि जेन कोड N2 का रिजल्ट कहाँ पे आ जाए, R1 में आ जाए, बराबर। मतलब इसका रिजल्ट आपके पास अभी R0 में है, इसका रिजल्ट कहाँ पे है, R1 में है, फाइन। इसलिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रक्शन जनरेट कर पा रहे हैं, ऑप। ऑप मतलब क्या, आपका यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, ऑप मतलब है ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट सब आर स्टैक टॉप। व्हाट इज आर स्टैक टॉप, ठीक है। आर स्टैक में के टॉप में क्या है हमारे पास में, R1। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग R1 कॉमा क्या है, R। R मतलब क्या है आपका R0। इसका मतलब क्या है,
कि R0 को जो है R1 को जो है R0 से क्या करो, सबट्रैक्ट करो। R1 को कहाँ से सबट्रैक्ट करो, R0 से, इस केस में, बराबर है। और रिजल्ट आपका आ जाएगा R0 में, ठीक है। अभी रिजल्ट कहाँ आ गया R0 में, इसलिए आप फिर से R0 को कहाँ पे पुश कर रहे हो, R स्टैक में, बराबर है। तो फिर से आप R0 को पुश करोगे यहाँ पे R स्टैक में, फाइन। ये हो गई आपकी केस 3। और अभी बात करते केस 4 की। तो अभी देखते हैं हम लोग केस 4। केस 4 हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब लेफ्ट चाइल्ड का लेबल एज वेल एज राइट चाइल्ड का लेबल क्या है, R से ग्रेटर है, ठीक है। नंबर ऑफ अवेलेबल रजिस्टर देखना है और लेबल देखना है लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का। अगर वो R से ग्रेटर है उस केस में हमें केस 4 को यूज़ करना है। और केस 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन का यूज़ करने वाले हैं जो हम लोग टी स्टैक में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास में टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है कुछ इस प्रकार के, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे केस 4 में। अदरवाइज हमें टी स्टैक की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करने वाले देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जेन कोड कॉल करेंगे N2 के लिए। जैसे हमारे पास में जेन कोड N2 का रिजल्ट रिटर्न आएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पररी लोकेशन जो है पॉप करेंगे T1, जिसको मैं T बोल रहा हूँ यहाँ पे। और इसका जो भी रिजल्ट है उसको हम लोग कहाँ पे मूव करा रहे हैं, T लोकेशन पे, इस लोकेशन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है, मूव R स्टैक टॉप, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट आएगा जेन कोड N2 का वो कहाँ पे रहेगा, R0 में रहेगा। तो हम लोग R0 को कहाँ लेके जाएंगे, T में लेके जाएंगे, बराबर है। तो टेम्पररी हम लोग इसके रिजल्ट को यहाँ पे T लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं और बाद में हम लोग जेन कोड N1 परफॉर्म करने वाले हैं। जेन कोड N1 में परफॉर्म करने के बाद जेन कोड N1 का रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, R0 में आएगा अभी, ठीक है। R0 का जो भी रिजल्ट रहेगा वो ओवर राइट होगा और जेन कोड N1 का रिजल्ट R0 में आएगा। और बाद में हम लोग हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, जो भी है, परफॉर्म करो किसके साथ, टेम्पररी लोकेशन को R स्टैक टॉप के साथ में परफॉर्म करो, ठीक है। तो यहाँ की जो वैल्यू है और यहाँ के जो वैल्यू है इसके साथ में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, R0 में अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार रिजल्ट R0 में अवेलेबल होने के बाद हमारी T1 की ज़रूरत जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, T1 को फिर से T स्टैक में पुश कर रहे हैं, बराबर है, मतलब खाली करके रख रहे हैं और T स्टैक में अवेलेबल करवा रहे हैं। इस प्रकार से जो है केस 4 वर्क करती है। केस 4 जो है तभी हम लोग यूज़ करेंगे जब हमें नंबर ऑफ रजिस्टर कम पड़ रहे तब, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। केस 0, केस 1, केस 2 और केस 3 का यूज ज़्यादा होगा, फाइन। अभी हम लोग क्या करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन के लिए कोड जनरेट करते हैं। तो आप ये डायग्राम जो है ड्रॉ करके रख दो, इस डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि मैं यहाँ से मिटाने वाला हूँ इसको। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग कोड जनरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग लेबलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को जेन कोड प्रोसीजर को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है फॉर रूट नोड। अभी रूट नोड कौन सा है हमारा, x। तो x के 2 चिल्ड्रन हैं, एक है T1 और दूसरा है T3। और यहाँ पे देखिए T3 का लेबल जो है वो बड़ा है T1 के लेबल से, तो केस 2 अप्लाई होगी, बराबर है। कौन सी केस अप्लाई होगी, केस 2 अप्लाई होगी। केस 2 क्या कहती है कि जो R स्टैक के कंटेंट है उसको स्वैप करो, क्या करो, स्वैप करो R स्टैक। जैसे आप R स्टैक को स्वैप करोगे तो R स्टैक क्या हो जाएगा, R1, R0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली R स्टैक के कंटेंट क्या रहेंगे, R0 टॉप पे रहेगा, R1 बॉटम पे रहेगा, 2 ही रजिस्टर रहेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि 2 ही रजिस्टर लगने वाले हैं, बराबर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग,
जेन कोड करेंगे, यहाँ पे जेन कोड को कॉल करेंगे। किसके लिए जेन कोड कॉल करेंगे? राइट मोस्ट चाइल्ड के लिए, जो बड़ा चाइल्ड है उसके लिए जेन कोड कॉल करेंगे। तो बड़ा चाइल्ड कौन सा है हमारे यहाँ पे? T3 है, तो जेन कोड T3 कॉल करेंगे यहाँ पे, बराबर है। तो आपका जो T3 का रिजल्ट है यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होगा? R1 में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पॉप करते हैं। किसको पॉप करते हैं? R1 को, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? जेन कोड कॉल करेंगे। किसके लिए कॉल करेंगे जेन कोड? लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के लिए। तो x का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? T1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे T1 जेन कोड जो है T1 के लिए कॉल करते हैं, बराबर। ये होने के बाद हमें क्या करना है? ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? x पे देखिए क्या ऑपरेशन है। x अगर नोड आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किसके साथ परफॉर्म करना है? R1 लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेना है टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? अभी R0, क्योंकि हमने इसको पॉप किया है। जब हम लोग इसको पॉप करेंगे तो हमारे पास में स्टैक में सिर्फ R0 रहेगा। तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? R0। तो हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया R1, R0, बराबर। बाद में फिर से हम लोग क्या करेंगे? ये जो R1 हमने पॉप किया था इसको फिर से पुश करेंगे स्टैक में, ठीक है। क्या करेंगे? R1 को पुश करो। तो जब R1 को पुश करोगे तो स्टैक के कंटेंट क्या बनेंगे? अभी R1, R0 बन जाएंगे, बराबर है। R1 जो है टॉप पे आएगा अभी, और उसके बाद फिर से क्या करना है? स्वैप करना है। किसको स्वैप करना है? R स्टैक को। तो जब स्वैप करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? R0, R1, बराबर। तो ये होगी आपकी केस 2 जेन कोड x के लिए। तो जब आप जेन कोड x कॉल करते हो तो जेन कोड x क्या करता है? रिकर्सिवली जेन कोड T3 को भी कॉल करता है, जेन कोड T1 को कॉल करता है। तो जेन कोड T1 को जब कॉल किया जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। जेन कोड T3 को कॉल करते पहले क्या होगा देखते हैं। अभी जेन कोड T3 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी केस 3 यूज होगी, बराबर है। तो केस 3 क्या कहती है? यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? केस 3, ठीक है। मैं यहाँ पे केस भी लिख लेता हूँ साथ में, और ये आपकी केस 2। केस 3 क्या कहती है कि हम लोग बड़े नोड के लिए, जिसका लेवल बड़ा है उसके लिए जेन कोड कॉल करेंगे। तो बड़ा नोड देखो यहाँ पे कौन सा है? एक है आपका ई नोड है और दूसरा है T2 नोड, और दोनों का लेवल क्या है? सेम है। यहाँ पे देखो T3 के 2 चिल्ड्रन है ई एंड T2, और दोनों का लेवल क्या है? सेम है। इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे? जेन कोड ई दैट इज N1, जेन कोड N1 के लिए कॉल करोगे। तो N1 मतलब क्या है यहाँ पे? ई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पॉप करते हैं। तो एट दिस मोमेंट हमारे पास में देखो कितने रजिस्टर है। एट दिस मोमेंट हमारे पास में क्या है? ये 2 रजिस्टर है, R1 एंड R0। देखो यहाँ पे जब हमने जेन कोड T3 को कॉल किया था तो रजिस्टर की पोजीशन क्या थी? R1, R0 थी, मतलब टॉप पे क्या था? R1, R0। तो यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। आप R0, R1 से शुरुआत नहीं करोगे, वही पोजीशन आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जब आपने जेन कोड T3 को कॉल किया था तो क्या पोजीशन थी? R स्टैक की, बराबर। उसके बाद हम लोग पॉप करेंगे। किसको पॉप करेंगे? R1 को। R1 को पॉप करने के बाद में जेन कोड कॉल करेंगे। किसके लिए जेन कोड कॉल करेंगे? राइट मोस्ट चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे देखो राइट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? T2 है। तो हम लोग जेन कोड यहाँ पे T2 के लिए कॉल करते हैं, बराबर। और जब हम लोग जेन कोड T2 के लिए कॉल करते हैं ना तो हमारे रजिस्टर की पोजीशन क्या होती है? सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में एक ही रजिस्टर होता है R0, क्योंकि जेन कोड T2 कॉल करने के पहले हम लोग R1 को क्या किए रहे थे? पॉप किए रहे थे। तो यहाँ पे एक ही रजिस्टर रहेगा हमारे पास में R0, बराबर है। ये होने के बाद में हम लोग फिर परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, क्योंकि देखिए T3 पे कौन सा ऑपरेशन है? T3 पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब, बराबर है। और हम लोग क्या करेंगे? T2 के वैल्यू को, T2 की वैल्यू हमारी R0 में रहेंगी। ये R0 के वैल्यू को कहाँ किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे?
R1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर है। और आपका रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, अभी R1 में आ जाएगा, बराबर। और ये होने के बाद में हम लोग फिर से पुश करते हैं यहाँ पे R1 को। तो यहाँ पे पुश R1 करने के बाद में आपके स्टैक के कंटेंट क्या बनेंगे, R1 R0 बनेंगे, फाइन। तो ये एल्गोरिथम के जो स्टेप्स है वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जेनकोड T1 को कॉल करते हैं। यहाँ पे देखो जेनकोड T1 कॉल करेंगे। जेनकोड T1 के लिए देखो क्या होता है, तो T1 अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो T1 के लिए कौन सी केस लागू होगी, T1 के लिए जो है केस 1 लागू होगी। कौन सी केस लागू होगी, केस 1। ऐसा क्यों, क्योंकि T1 का जो राइट मोस्ट चाइल्ड है उसका लेवल क्या है, 0 है, बराबर है। N2 का लेवल क्या है, 0 है। T1 के N2 का लेवल क्या है, 0 है, बराबर है। B का लेवल 0 है, इसलिए यहाँ पे केस 1 लागू होगी। और केस 1 क्या कहती है कि हम लोग जेनकोड को कॉल करेंगे A के लिए, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है, A है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ऐड है, ऐड। और एक बात है यहाँ पे, जब हमने जेनकोड T1 कॉल किया था तो हमारी रजिस्टर की पोजीशन क्या थी, R0। तो यहाँ पे मैं R0 लिखता हूँ। तो क्या होगा, जो हमारा R0 रहेगा उसकी जो वैल्यू है वो B के साथ क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। B मतलब है आपका राइट मोस्ट चाइल्ड। तो राइट मोस्ट चाइल्ड की वैल्यू किसके साथ ऐड करो, R0 के साथ में। और रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, हमारा R0 में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही रजिस्टर है, तो इतना ही हो जाएगा ये T1 के लिए। नेक्स्ट हम लोग ये परफॉर्म कर चुके हैं, ये भी परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉल करते हैं जेनकोड E को। तो देखते हैं क्या होता है। तो जेनकोड E, अभी E के लिए कौन सी केस फॉलो होगी, E के लिए, तो यहाँ पे देखो E को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, E को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे केस 0 यूज़ होगी। क्यों, क्योंकि E जो है वो लीफ नोड है, साथ में वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी है। तो इस केस में हमें सिंपली एक ही इंस्ट्रक्शन जनरेट करना है, दैट इज़ मूव वैल्यू ऑफ E। और जब हमने जेनकोड E कॉल किया था तो आपको देखना है कि रजिस्टर की पोजीशन क्या थी। यहाँ पे रजिस्टर की पोजीशन क्या है, R1 R0। तो E की वैल्यू कहाँ पे मूव कराओ, R1 में, मतलब जो R स्टैक के टॉप पे जो भी रजिस्टर है वहाँ पे मूव कराओ, ठीक है। तो अभी हमने जेनकोड E परफॉर्म कर लिया है। अभी हम लोग परफॉर्म करते हैं जेनकोड T2। जेनकोड T2 के लिए देखते हैं क्या होगा। तो ठीक है, इतने जगह में हमें एडजस्ट करना है। अभी जेनकोड T2 के लिए क्या होगा, तो अगर आप T2 को ऑब्जर्व करते हो तो T2 के लिए कौन सी केस लागू होगी, बराबर है। तो T2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है C, और T2 का जो राइट चाइल्ड है वो कौन सा है, D है। तो जो T1 के लिए जो केस अप्लाई हुई थी वही T2 के लिए होगी, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड का लेवल जो है इट इज़ ग्रेटर दैन द राइट चाइल्ड लेवल, मतलब N1 इज़ ग्रेटर दैन N2। तो केस 1 यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई होगी। तो कौन सी केस है वो, जेनकोड, और लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम लोग जेनकोड कॉल कर रहे हैं। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है C के लिए कॉल करो। और जब हमने जेनकोड T2 को कॉल किया था यहाँ से, तो रजिस्टर की पोजीशन क्या थी हमारे पास में, R स्टैक में एक ही रजिस्टर था R0। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो T2 पे हमारा ऑपरेशन है ऐड, प्लस ऑपरेशन है ऐड करना है। और ऐड में हम लोग क्या करेंगे कि D की जो वैल्यू है उसको R0 के साथ में ऐड करो, ठीक है। D मतलब है आपका राइट मोस्ट चाइल्ड ऑफ T2, राइट मोस्ट चाइल्ड ऑफ T2 है D, इसको R0 के साथ ऐड करो। तो हमने ये परफॉर्म कर लिया जेनकोड T2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, देखो क्या परफॉर्म करते हैं, जेनकोड A को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो देखो जेनकोड A को अगर हम लोग कॉल करते हैं तो क्या होगा, जब आप जेनकोड A को कॉल करोगे तो केस 0 अप्लाई होगी। और केस 0 अप्लाई होगी तो केस 0 में हमने सिंपली क्या करना है, इस A की वैल्यू को मूव करना है रजिस्टर में।
कौन से रजिस्टर में मूव करोगे, तो देखो जब आपने जेन कोड ए को कॉल किया था तो आपके पास में एक ही रजिस्टर था R0, जो कि स्टैक के टॉप पे है, इसलिए हम लोग ए की वैल्यू कहाँ पे मूव कराएंगे, R0 में मूव कराएंगे। तो इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन आएगा सिर्फ। और फाइनली देखो अभी लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ये इंस्ट्रक्शन हमने परफॉर्म कर लिया, ये जेन कोड परफॉर्म कर लिया। अभी जेन कोड सी परफॉर्म करते हैं, तो इसको कॉल करते हैं जेन कोड सी। तो जब जेन कोड सी परफॉर्म होगा तो देखो जब जेन कोड सी हमने कॉल किया तो हमारे पास में कौन सा रजिस्टर अवेलेबल था, सिर्फ R0 रजिस्टर ही अवेलेबल था। और यहाँ पे भी देखो एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, जो ये सी की जो वैल्यू है ये कहाँ पे मूव की जाएंगी, R0 में मूव की जाएंगी। जैसे जेन कोड ए के लिए हमने ए की वैल्यू R0 में मूव की, वैसे ही जेन कोड सी के लिए सी की वैल्यू R0 में मूव कराएंगे। सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शन क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे कोड जनरेटेड में कोड लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक ही इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रहा है, तो एक ही इंस्ट्रक्शन है हमारा मूव सी R0। देखो यहाँ पे जेन कोड ए के केस में एक ही इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा, मूव ए R0। उसके बाद देखो जेन कोड T2 के केस में क्या होगा, सबसे पहले जेन कोड सी को कॉल किया जाएगा। अभी जेन कोड सी क्या कर रहा है, आपको ये एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करके दे रहा है ये वाला, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा, जो कौन करके दे रहा है हमें, जेन कोड सी करके दे रहा है। जब जेन कोड सी को कॉल करेंगे तो ये वाला इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा वो, ये इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा। यहाँ पे ए नहीं चाहिए, यहाँ पे सी चाहिए। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये जनरेट हो रहा है, ऐड D R0। फाइन। देन देखो जेन कोड ई को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रहा है, वो है मूव E R1। फिर जेन कोड T1 को जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जेन कोड ए की इंस्ट्रक्शन जनरेट हो गए। जेन कोड ए ने हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट करके दिया, एक ही दिया है, मूव ए R0 जनरेट करके दिया है जेन कोड ए ने। और ये वाला एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा जेन कोड T1 में, ऐड B R0। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐड B R0। नेक्स्ट देखिए जेन कोड ई जब हम कॉल करेंगे तो हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन जनरेट करके मिलेंगे, एक ही इंस्ट्रक्शन जनरेट करके मिलेगा, दैट इज मूव E R1। बराबर है। फिर हमने जेन कोड T2 कॉल किया था, इंस्ट्रक्शन हमें सिर्फ जेन कोड प्रोसीजर ही क्या करेगा, जनरेट करके देगा या रिटर्न करेगा। फाइन। तो जेन कोड ई में हमें ये वाला इंस्ट्रक्शन रिटर्न किया। जेन कोड T2 क्या करेगा, जेन कोड T2 देखो हमें ये दो इंस्ट्रक्शन रिटर्न करके देगा, तो यहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मैं, मूव C R0, ऐड D R0। बराबर। और साथ में देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ है, सब R0 R1, ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, सब R0 R1। फाइन। और यहाँ पे देखो रूट नोड की बात करते हैं अभी, X पोजीशन पे सबसे पहले हमने जेन कोड T3 को कॉल किया। तो जेन कोड T3 क्या कर रहा है, हमें इतने सारे इंस्ट्रक्शन जनरेट करके दे रहा है, ये चार इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ये चार इंस्ट्रक्शन जनरेट किए जाएंगे, मूव E R1, मूव C R0, ऐड D R0, सब्ट्रैक्ट R0 R1। देखो ये चार इंस्ट्रक्शन मैंने एज इट इज लिख दिए। नेक्स्ट क्या होगा, जेन कोड T1 कॉल किया जाएगा। जेन कोड T1 क्या करेगा, हमें ये दो इंस्ट्रक्शन जनरेट करके देगा, दैट इज मूव A R0, ऐड B R0। बराबर। और यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट R1 R0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्ट R1 R0। और जब हम लोग जेन कोड कॉल करते हैं तो उस केस में हमें R0 में रिजल्ट मिलेगा, एट द एंड रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, कौन से रजिस्टर में मिलेगा,
R0 रजिस्टर में रिजल्ट मिलेगा, जो आपका स्टैक का टॉप रजिस्टर है। फाइन। इस प्रकार से कोड जनरेशन परफॉर्म किया जाता है यूजिंग लेबलिंग एल्गोरिथम। और एक बात, अगर आप DAG ड्रॉ कर रहे हो, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नोड्स को शेयर करते हैं। जो कॉमन नोड्स है, कॉमन सब एक्सप्रेशन है, उसको शेयर करते हैं। तो हम लोग लेबलिंग एल्गोरिथम जो है शेयर्ड नोड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस ट्री को सेपरेट करना पड़ेगा, उस डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को पहले ट्री बनाना पड़ेगा, ताकि सभी नोड्स क्या हो, सेपरेट सेपरेट हो, शेयर्ड नोड ना हो, और उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, लेबलिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर पाएंगे फॉर कोड जनरेशन। फाइन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।